हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज जो है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द ईएमएफ ऑफ द सेल। अब देखिए यहाँ पर एक सेल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें सेल दे रखा है, सेल क्या है? कैडमियम क्लोराइड CdCl2.5H2O। ये सैचुरेटेड है और दे रखा है AgCl और ये सॉलिड है और ये है Ag। ठीक है। इज यहाँ पर इसका जो EMF दे रखा है वो दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.7 वोल्ट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द फ्री एनर्जी चेंज फॉर इट्स इज। अब देखिए फ्री एनर्जी चेंज पूछा है तो बहुत ज़्यादा तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सीधा सा फंडा ये है कि फ्री एनर्जी चेंज का जब क्वेश्चन आता है तो डेल जी इक्वल्स टू माइनस NFE, ये आपके फॉर्मूला है। डेल जी इक्वल्स टू माइनस NFE, ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला काम में लेना है। अब आपके लिए देखिए डेल जी जो है वो आपको निकालना है। एफ जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, वो आपको याद होना चाहिए। 96500 राउंड ऑफ में ले लेते हैं। ई की वैल्यू आपको दे रखी है, एन की जो वैल्यू है वो आपको सेल से आइडिया लगाना है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू इसके लिए 2 होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू रखिए और सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अब देखिए पूरा क्वेश्चन तो यहाँ सॉल्व कराने का मतलब नहीं, मैंने आपको हिंट दे दी, बाकी कैलकुलेशन का पार्ट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू नर्न्स इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा हो सकता था क्योंकि इसने थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज कर दिया। देखिए रिएक्शन क्वोशिएंट दे रखा है, देखिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अकॉर्डिंग टू नर्न्स इक्वेशन, इफ द रिएक्शन क्वोशिएंट फॉर द सेल रिएक्शन इज डिक्रीज देन द टेंडेंसी ऑफ अ रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट बिकम। अब यहाँ पर एक होता है रिएक्शन क्वोशिएंट और एक होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। थोड़ा सा इसने क्या है टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज कर दिया। मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ। नर्न्स इक्वेशन क्या होती है? E इक्वल्स टू E0 माइनस माइनस RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये आपके नर्न्स इक्वेशन होती है। E इक्वल्स टू E0 माइनस RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। या फिर इसको आप ऐसे लॉग अगर आप ले रहे हो तो 2.303 आएगा RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। या फिर हम इसको कांस्टेंट भी लिख देते हैं, 0.059 अपॉन N लिख देते हैं। अब यहाँ पर मेन बात ये है कि ये कह रहा है कि जो रिएक्शन क्वोशिएंट है उसको अगर आप कम करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए ये जो चीज़ होती है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये रिएक्शन क्वोशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिएक्शन क्वोशिएंट। अब ये कह रहा है रिएक्शन क्वोशिएंट करेंगे तो प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आप रिएक्शन क्वोशिएंट को कम कर रहे हो इसका मतलब प्रोडक्ट को आप क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। तो ये इसकी लैंग्वेज ये है। क्वेश्चन पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर में पूछ रखा है, तो वहाँ पर RPSC ने की में दे रखा है कि प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ रिएक्शन क्वोशिएंट कम कर रहे हैं मतलब ये वैल्यू कम कर रहे हैं, ये वैल्यू कम कर रहे हैं मतलब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। हालांकि इसमें थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, आप तो केवल इतना ध्यान रख लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विच इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए पहला स्टेटमेंट दे रखा है आर्नियस थ्योरी इज प्रूव टू बी वैलिड व्हेन अप्लाइड टू स्ट्रांगली डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपको मैंने स्टार्टिंग में जब थ्योरी पढ़ाई थी वहां बताया था कि आर्नियस थ्योरी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं होती। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। आर्नियस थ्योरी वीक के लिए है और स्ट्रॉन्ग के लिए आपके ऑनसेंगर इक्वेशन है या ओस्टवाल्ड, वो ऑनसेंगर इक्वेशन है, ओस्टवाल्ड भी जो है वीक के लिए होता है। ऑनसेंगर इक्वेशन या डिबाय-अकल थ्योरी वो स्ट्रॉन्ग के लिए होती है, आर्नियस थ्योरी वीक के लिए होती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अ जिंक रॉड, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या दे रखा है। अ जिंक रॉड इज प्लेस्ड ऑन 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। अब एक तरफ तो जिंक रॉड है और एक तरफ जिंक सल्फेट है। ठीक है, ZnSO4 है। अब ये कह रहा है कि जो जिंक सल्फेट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 m है। कितनी है? 0.1 m। तो ये कह रहा है अ जिंक रॉड इज प्लेस्ड इन 0.1 m सोडियम सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द सॉल्ट इज डिसोसिएटेड टू एक्सटेंट ऑफ 95% एट दिस डाइल्यूशन। अब ये कह रहा है कि ये कंसंट्रेशन है और जो डिसोसिएशन है वो 95% है। ठीक है, इसका मतलब पूरा सॉल्ट डिसोसिएट नहीं हुआ है, मतलब आयन के फॉर्म में नहीं है। ठीक है। और E0 की जो वैल्यू दे रखी है वो आपके यहाँ लिख देता हूँ मैं। E0 की जो वैल्यू है, और E0 भी कैसे दे रखा है? Zn2 प्लस Z, ये आपके Zn, ये आपके रिडक्शन के फॉर्म में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट।
अभी आगे पूछ क्या रहा है, देन द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड एट दिस टेम्परेचर कैन बी गिवन एज। अब देखिए नर्स्ट इक्वेशन जो होती है इक्वल्स टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब अगर मैं माइनस का प्लस करूंगा तो रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि इस इलेक्ट्रोड के लिए आप रिडक्शन रिएक्शन लिखोगे कैसे। रिडक्शन रिएक्शन आप ऐसे लिखोगे, जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स जिंक, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई, इसके हिसाब से नर्स्ट इक्वेशन बनानी है। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे माइनस और प्लस के हिसाब से तो सारे ऑप्शन प्लस में है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, E इक्वल्स टू E0, ठीक है, माइनस का प्लस करेंगे प्लस। अब इसको कांस्टेंट अगर हम लेते हैं तो ये हो जाता है 0.0591 अपॉन n लॉग। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने प्लस लगा दिया तो ये प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट ऊपर आएगा और नीचे प्रोडक्ट आएगा। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपको कुछ नहीं करना, E0 की जो वैल्यू है वो आपकी ये दे रखी है, ये E0 की जगह आ जाएगा। इसके बाद n की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन काम आ रहा है। रिएक्टेंट जो है वो Zn2+ है और प्रोडक्ट जो है वो Zn है। अब Zn क्योंकि सॉलिड है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 1 आ जाएगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपकी ये आ जाती एज इट इज 0.1। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसने क्या कर दिया, 95% कर दिया है, तो 0.1 ना आकर इसकी जगह क्या आ जाएगी 0.095। तो ये आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके ऑप्शन में दे रखा है, तो कुछ नहीं करना, नर्स्ट इक्वेशन आपको अप्लाई करनी है। E इक्वल्स टू E0, E0 की वैल्यू ये आ गई। देखिए मैंने आपको बताया था प्लस माइनस में कंफ्यूज करते हैं, अगर माइनस आता तो प्रोडक्ट ऊपर आएगा और प्लस आएगा तो रिएक्टेंट ऊपर आएगा। तो ये हो गया 0.0591 अपन n की जगह क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सॉरी रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है जिंक सॉलिड है, सॉलिड की एक्टिविटी 1 होती है, नीचे 1 आ जाएगा। और रिएक्टेंट में अगर कुछ नहीं दे रखा होता तो डायरेक्ट लिखता, लेकिन 95% दे रखा तो 0.1 का 95% ये वैल्यू आ जाएगी, आंसर आपके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है, ग्लास इलेक्ट्रोड इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ग्लास इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड नहीं होता है, ग्लास इलेक्ट्रोड पीएच मेजरमेंट में काम आता है। बाकी स्टेटमेंट बता दूं, क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, बिल्कुल सही है, और दूसरा ये पीएच मेजरमेंट में काम आता है। इसके अलावा दे रखा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अ गैस इलेक्ट्रोड, बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन जो है वो गैस इलेक्ट्रोड है। तीसरा है कैलोमल इलेक्ट्रोड इज मेटल इलेक्ट्रोड। अब देखिए कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है मेटल इलेक्ट्रोड है। अब देखिए मेटल इलेक्ट्रोड जो है 2 तरह के होते हैं, यहाँ पर कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें थोड़ा स्टेटमेंट में और करेक्शन कर सकते हैं, हालांकि फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, लेकिन ये भी जो है थोड़ा सा इसमें आप करेक्शन कर सकते हो। कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है केवल मेटल इलेक्ट्रोड नहीं है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा इसमें स्टेटमेंट में करेक्शन कर सकते हैं। हालांकि फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, ग्लास इलेक्ट्रोड इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये बिल्कुल गलत है, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पूरा सही नहीं है, आप उसको पार्शियली सही कह सकते हैं। कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है केवल मेटल इलेक्ट्रोड नहीं है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। आपको मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, तो वहाँ पर आप चाहो तो जो थर्ड ऑप्शन है उसमें कैलोमल इलेक्ट्रोड के सामने ये लिख लो, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। अब देखिए कई बार क्या होता है, जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसा का वैसा मैंने लिखना होता है, ताकि आपको एक्चुअल पता चल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन आया क्या था। यहाँ पर आप करेक्शन चाहो तो ये करेक्शन कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, ऑन पासिंग 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब Q जो है वो 1F के बराबर है या सिंपल F के बराबर है, थ्रू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड एट NTP। अब ये कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी इतनी है और HCl का डाइल्यूट सॉल्यूशन है और आपके फाइनली प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस बननी है रिडक्शन जब आप कराएंगे, तो इसका मतलब ये है कि H+ जो है इसका वो इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो रहा है। तो अब ये कह रहा है कि भाई 1 फैराडे से कितनी जो है वॉल्यूम हाइड्रोजन का लिबरेट होगा। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको केवल एक चीज़ बताई थी कि अगर आप ये याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 1 फैराडे का मतलब होता है 1 तुल्यांकी, और 1 तुल्यांकी का मतलब उसका तुल्यांकी भार के बराबर वेट, इतना मैंने आपको बताया था। तो अगर यहाँ पर 1 तुल्यांकी दे रखा है, मतलब 1 फैराडे दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी, तो हाइड्रोजन की जो गैस लिबरेट होगी वो कितनी होगी, 1 तुल्यांकी। 1 तुल्यांकी का मतलब हाइड्रोजन के लिए 1 तुल्यांकी का मतलब तुल्यांकी बार हाइड्रोजन को होता है 1 ग्राम। ठीक है, अब हाइड्रोजन जो गैस है उसका वेट है 2 ग्राम, और कितना हमारा आ रहा है आंसर 1 ग्राम। तो 2 ग्राम का मतलब 1 मोल और 1 ग्राम का मतलब आधा मोल। आधा मोल हाइड्रोजन लिबरेट होगी। 1 मोल का एनटीपी पे वॉल्यूम होता है 1 मोल का एनटीपी पर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, या फिर आप इसको कह सकते हो 22400 ml। तो यहाँ पर हमारे पास कितने मोल है हाइड्रोजन के, आधा मोल है, तो आधा मोल होंगे तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 11200 ml।
तो कंसेप्ट ये है कि 1 फैराडे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो एक तुल्यांकी जो है गैस होती है तो लिबरेट होती है, मेटल होता है तो डिपॉजिट होता है। अब आपको तुल्यांकी, एक तुल्यांकी का मतलब तुल्यांकी भार, अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपको दे रखा है एलिमेंट जिसका आपको तुल्यांकी भार निकालना। अब हाइड्रोजन है, चाहे वो एटम के फॉर्म में हो चाहे मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो, उसका तुल्यांकी भार फिक्स है 1 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम तुल्यांकी भार है हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार 1 ग्राम है। अब 1 ग्राम जो है वो कितने के बराबर है, आधे मोल के बराबर है, क्योंकि 1 मोल का वेट 2 ग्राम है, तो 1 ग्राम जो है वो आधा मोल है। अब 1 मोल का वॉल्यूम है 22.4 लीटर, तो आधे मोल का कितना हो जाएगा 11.2 लीटर। तो इससे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 11200 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्या दे रखा है, थोड़ा सा लैंग्वेज आप समझेंगे तो आसानी से हो जाएगा। 41 क्वेश्चन कह रहा है इफ 1 मोल ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द सॉल्यूशन इट्स मोलर कंडक्टेंस इज। अब देखिए सारा मेन जो कंसेप्ट है वो है इसकी वैलेंसी पर, इसकी वैलेंसी जो है वो 1 है। तो अगर किसी भी सॉल्ट की वैलेंसी 1 है तो उसकी मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। रिलेशन ये होता है कि जो मोलर कंडक्टेंस होती है, मोलर कंडक्टेंस जो होती है वो होती है x इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये रिलेशन होता है। मतलब मोलर कंडक्टेंस जो होती है वो तुल्यांकी चालकता से कितने गुना होती है, उसकी वैलेंसी के गुना, मतलब जितना टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसके गुना। अब NaCl जो है उसका चार्ज 1 है, टोटल पॉजिटिव भी 1 है, टोटल नेगेटिव भी 1 है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 45। अब जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, वापस करा देता हूं। What weight of copper deposit when 1 farad of electricity is passed through cupric salt solution। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो अभी कंसेप्ट हमने पढ़ा था। कंसेप्ट ये है कि 1 फैराडे है तो 1 फैराडे का मतलब 1 तुल्यांकी डिपॉजिट होगा। अब जिसकी भी बात हुई है उसका 1 तुल्यांकी। अब ये कह रहा है क्यूप्रिक सॉल्ट सॉल्यूशन, तो क्यूप्रिक का मतलब Cu2+। तो अगर आप इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे कॉपर का, तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट आएगा, मॉलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट जो भी आप कहना चाहें, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वैलेंसी 2 है। अब इसका वेट इसने खुद ने लिख के दे रखा है 63.5, एटॉमिक वेट दे रखा है, डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आ जाएगा आपका 31.75 ग्राम। तो कहने का मतलब है 1 फैराडे का मतलब 1 तुल्यांकी डिपॉजिट होता है, और 1 तुल्यांकी का जो वेट होगा वो उसके तुल्यांकी भार के बराबर होगा। अब तुल्यांकी भार क्या होता है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मोल कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, वहाँ भी आपको क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा भी मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर तुल्यांकी भार जो है कॉपर का उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करेगा, वैलेंसी कितनी है, क्यूप्रिक दे रखा है तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 46, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। ये अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। क्वेश्चन क्या दे रखा है, अमंग द फॉलोइंग कैलोमेल इलेक्ट्रोड्स, कैलोमेल इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ विच इलेक्ट्रोड वुड बी हाईएस्ट। ये कह रहा है कि भाई कैलोमेल इलेक्ट्रोड की बात है, अब किसका जो है पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है। अब कैलोमेल इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें तो कैलोमेल इलेक्ट्रोड की जो रिएक्शन है Hg2Cl2 लिख देता हूँ मैं, सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स, नीचे लिख देता हूँ 2Hg प्लस 2Cl-। ये आपके मैंने क्या लिख दी, कैलोमेल इलेक्ट्रोड के लिए इक्वेशन लिख दी। अब जब आप इसकी नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाती है E इक्वल्स टू E0, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है आपके Cl-, ये हो जाएगा Cl- की पावर 2 अपॉन रिएक्टेंट। अब बाकी सॉलिड है तो मैं मेंशन नहीं कर रहा। अब सीधा सा फंडा ये है, अब देखिए थोड़ा सा इसने क्या है स्टैंडर्ड शब्द लिख दिया, उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, उसको एक बार आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि जो E है, क्योंकि अलग अलग कंसंट्रेशन के लिए पूछ रहा है तो हमको कंपेयर करना है, तो मैं E से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अलग अलग कंसंट्रेशन है Cl की, तो सीधा सा कंसेप्ट ये है कि Cl- की अगर कंसंट्रेशन को मैं बढ़ाऊंगा तो जो पोटेंशियल की वैल्यू है E की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। तो जैसे आप Cl की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे माइनस वाली टर्म बढ़ेगी, ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर हो सकता है आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड पोटेंशियल से कंफ्यूज हो जाएं। तो देखिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन को कहते हैं, तो वहाँ पर आपको उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही मान के चलिए कि यही पूछा है। तो ये आपके इक्वेशन है, इसमें आप देखेंगे Cl- की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि पोटेंशियल कम किस में है, जब जिसमें Cl- ज़्यादा है, और पोटेंशियल ज़्यादा किस में, जिसमें Cl- कम है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाईएस्ट पूछा है, तो हाईएस्ट किस में होगा, जिसमें KCl की कंसंट्रेशन कम होगी। सबसे कम दे रखी है 0.1 m, तो आंसर हो जाएगा 0.1 m, ठीक है। ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि Cl- कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो आपके पोटेंशियल कम हो जाएगा।
तो आपको पोटेंशियल ज़्यादा चाहिए तो Cl माइनस की कंसंट्रेशन क्या चाहिए, कम। तो ये आंसर हो जाएगा आपके 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, अमंग द फॉलोइंग आयंस द हाईएस्ट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज ऑफ। अब देखिए होता क्या है कि जो भी आपके कंडक्टिविटी आती है वो उसके आयन पे डिपेंड करती है। कोल्डर्स लॉ में हमने पढ़ रखा है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो हर आयन की जो कंडक्टेंस है स्टैंडर्ड कंडीशन में या आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कह सकते हो फिक्स वैल्यू होती है। अब देखिए बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैंने आपको नहीं बताई थी। आप किसी भी बुक में देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी कि भाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो आयंस की वो कितनी है, कैटायन की और एनायन की, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो डायरेक्ट वैल्यू पूछते नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि कैटायन के केस में सबसे ज़्यादा H+ की होती है और एनायन के केस में सबसे ज़्यादा OH- की होती है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसमें आंसर हो जाएगा OH-। फिर भी आपको मैं जो है कहीं ना कहीं से बुक से या नोट से मैं आपको फोटो खींच के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी। और आप नहीं तो ट्राई करना, गूगल पे मिल जाएगा या किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन इज कैटलाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो देखिए आयरन जो है खुद रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन जो है वो खुद रिएक्टेंट है, और उसके बाद जो है जिंक का कोई रोल नहीं है। तो सीधा सा आपको याद रखना है कि रस्टिंग ऑफ आयरन में H+ जो है कैटलिस्ट का काम करता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन में H+ एसिडिक मीडियम जो है कैटलिस्ट का काम करता है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ चुका है। आगे दे रखा है क्रोमियम शो रेजिस्टेंस टू कोरोजन ऑफ मेटल ड्यू टू ह्यूमिडिटी दिस इज डन बाय ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहा है कि जो क्रोमियम है वो क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है कोरोजन के प्रति। उसका रीजन क्या है, वो अपने आप को कैसे बचा रहा है कोरोजन से। तो उसका रीजन ये है कि जब क्रोमियम रिएक्शन करता है फॉर्मेशन ऑफ थिन एंड फर्म प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म, तो वो क्या करता है कि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है सरफेस पे। ऑक्सीडेशन होने के बाद जो उसकी फिल्म बनती है, मतलब जो आपकी जो कंपाउंड बन रहा है क्रोमियम ऑक्साइड, वो क्या है, रेजिस्टेंट है, मतलब वो आगे रिएक्शन को नहीं होने देना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मेटल है, अब मेटल अगर रिएक्शन करेगा तो कोरोजन होगा, कोरोजन का मतलब सरफेस खराब हो रही है। लेकिन जब स्टार्टिंग में रिएक्शन हो रही है सरफेस पे, तो स्टार्टिंग में रिएक्शन होने के बाद एक थिन लेयर बन रही है, और थिन लेयर जो है वो अब आगे क्या है, रिएक्शन होने नहीं दे रही। तो उससे क्या है, अंदर वाला जो मेटल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब उसको प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइजेशन में हम करते क्या है, आयरन के ऊपर क्या कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिससे आयरन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम कंडीशन क्या है कि इसमें क्रोमियम जो अंदर वाला उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि क्रोमियम ने बाहर एक फिल्म बना ली क्रोमियम ऑक्साइड की। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे दे रखा है व्हेन आयोडीन इज पास थ्रू KCl, KF एंड KBr। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको देखिए अगर याद हो तो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसमें मैंने आपसे कहा था कि देखिए अगर आप किस फॉर्म में पढ़ रहे हैं वो डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में आप लिथियम से पढ़ रहे हो, लास्ट में फ्लोरीन पे जा रहे हैं, तो ऊपर जो है लिथियम, क्योंकि मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये है, इसका क्या होता है, खुद का रिडक्शन होता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आपको अगर ध्यान हो तो मैंने कहा था कि सबसे अच्छा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो लिथियम है, और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है फ्लोरीन है। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अगर हम मेटल की रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो जो सबसे ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और नॉन मेटल की बात करेंगे तो जो सबसे नीचे है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। या हम ऐसे कहें कि जो दो टर्मिनल है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, टॉप और बॉटम, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, एक मेटल के सेंस में और एक नॉन मेटल के सेंस में। तो सीधा सा कंसेप्ट ये है कि जब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं ऑक्सीडाइजिंग पावर की या रिड्यूसिंग पावर की, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो क्रम है वो ये है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो किसके प्रेजेंट है? KCl, KF, KBr। इसका मतलब KCl का मतलब क्या है? Cl माइनस, KF का मतलब क्या है? F माइनस, और KBr का मतलब है Br माइनस। ये प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। अब आप उसमें ऐड क्या करो? आयोडीन। अब अगर मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि रिएक्शन हो जाए, तो रिएक्शन होती कैसे? अगर होती तो रिएक्शन कैसे होती? जैसे मान लीजिए KCl और आयोडीन मैंने ऐड किया, तो रिएक्शन हो जाएगी Ki प्लस Cl। इस टाइप से रिएक्शन होगी। रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं करी है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें हो क्या रहा है? एक्चुअल में हो ये रहा है कि Cl जो माइनस था वो रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस। और आयोडीन जो है वो क्या हो रहा है? I माइनस होके, सॉरी रिड्यूस नहीं हो रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और आयोडीन जो है I माइनस बना रहा है, मतलब क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो आयोडीन जो है वो क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करना चाहिए अगर वो रिएक्शन करता है तो अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग पावर की, तो सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर आयोडीन की है। और सिंपल सा मैंने आपको कहा था कि नॉन मेटल में जो नीचे है वो रिप्लेस कर देगा ऊपर वाले को, ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आयोडीन ऊपर आता है और बाकी नीचे आते हैं।
और दूसरी बात ऑक्सीडाइजिंग पावर आयोडीन की जो है कम है इन तीनों से, तो इसलिए मतलब इसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, नन ऑफ दिस। अगर फ्लोरीन लेते तो वो तीनों को रिप्लेस कर देता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये था क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। मोर रिएक्टिव जो होता है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है, तो यहाँ पर आयोडीन सबसे लेस रिएक्टिव है चारों में, इसलिए वो रिप्लेस नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्टेन करंट लिबरेट्स 0.504 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन 2 आवर, टाइम दे रखा 2 आवर, टाइम क्या दे रखा 2 आवर, और फिर ये कह रखा करंट, अब करंट कितना है मुझे पता नहीं, मतलब Q जो है मुझे पता नहीं कितना है, ठीक है। आगे कह रहा है कितना वेट लिबरेट करा इसने, W बराबर 0.504 ग्राम, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड बाय द सेम करंट एंड इन द सेम टाइम। ये कह रहा है कि भाई ये तो हाइड्रोजन का वेट लिबरेट हुआ, तो ऑक्सीजन का कितना होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होगा, अगर करंट सेम है, चार्ज सेम है, मतलब जितना चार्ज दिया है जितने समय के लिए उतना सेम टू सेम रखा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इज दिस। अब सीधा सा कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत ज्यादा आपको किसी फॉर्मूले की या किसी की जरूरत नहीं है। सीधा सा कंसेप्ट क्या है, एक फैराडे का मतलब एक तुल्यांकी, और एक तुल्यांकी का मतलब उसके तुल्यांकी भार के बराबर। हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार 1 होता है, राउंड ऑफ में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार उसने दे और रखा है, देखिए और अच्छी बात है, हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार दे रखा है 1.008। अब एक फैराडे का मतलब एक तुल्यांकी, और एक तुल्यांकी हाइड्रोजन का मतलब 1.008 ग्राम। एक्चुअल में हाइड्रोजन कितना डिपॉजिट हो रहा है, 0.504 ग्राम। इसका मतलब ये कितना है, एक तुल्यांकी, ये कितना हो गया, आधा तुल्यांकी। तो जो वेट डिपॉजिट हो रहा है वो आधा तुल्यांकी के बराबर हो रहा है। इसका मतलब जो चार्ज दिया जा रहा है वो आधा फैराडे दिया जा रहा है, तो एक फैराडे से एक तुल्यांकी, तो आधे फैराडे से आधा तुल्यांकी। तो हाइड्रोजन का आधा तुल्यांकी कितना होता है, 0.504 ग्राम। तो ऑक्सीजन का भी कितना डिपॉजिट होगा, आधा तुल्यांकी। तो क्योंकि चार्ज आपने बराबर दिया तो हाफ फैराडे इक्वल्स टू हाफ इक्विवेलेंट किसका, ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन का हाफ इक्विवेलेंट है तो आपको ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी हो, अगर आपने मेरा मोल कंसेप्ट वाला वीडियो देखा हो, तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होता है 8। तो 8 इक्विवेलेंट वेट होता है और आपको आधा तुल्यांकी चाहिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना आ जाएगा 4। आंसर कितना है 4, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, आसानी से नहीं होते अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो, बाकी तो सीधे फॉर्मूले से हो जाएंगे, ये फॉर्मूले से भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 69, कंडक्टेंस इन द टाइट्रेशन ग्राफ। अब देखिए टाइट्रेशन ग्राफ की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 69 में। एसिडिक एसिड है, CH3COH और NaOH है। तो अगर आप थ्योरी वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ग्राफ ऐसे आता है, और जिनके पास नोट्स हैं वो नोट्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर चारों ग्राफ दे रखे हैं, तो आसानी से आपको दिख जाएगा ऐसा ग्राफ आ रहा है। तो ये ग्राफ कैसा है, पहले धीरे बढ़ रहा है और फिर शार्पली बढ़ रहा है, और मैंने आपको थ्योरी वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, तो आप वो थ्योरी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीजेज स्लोली देन इंक्रीजेज शार्पली। तो पहले क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और बाद में एकदम से बढ़ेगा। समझ में आ रही बात। इसका रीजन क्या है कि पहले आपके नीचे एसिटिक एसिड है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कोई आयन प्रेजेंट ही नहीं है। तो जैसे आप NaOH ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, जैसे आपने NaOH ऐड किया तो ये हो जाएगा CH3COOH प्लस NaOH। तो जैसे आप NaOH ऐड करेंगे तो ये तो वाटर बना लेगा, ठीक है, और सोडियम एसिटेट बनेगा। तो जहां पर पहले कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं था, अब कौन सा आयन प्रेजेंट है, सोडियम। तो सोडियम आयन बढ़ेगा तो उससे कंडक्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। और जैसे ही वो न्यूट्रल हो गया उसके बाद आयन कौन से बढ़ेंगे, सीधे दोनों आयन बढ़ेंगे NaOH, इसलिए वो बहुत शार्पली बढ़ेगा, ठीक है। और मैंने समझा रखा थ्योरी वीडियो में। तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट इंक्रीजेज स्लोली देन इंक्रीजेज शार्पली। क्वेश्चन नंबर 71, देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या दे रखा है, 4 मेटल दे रखे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 की लैंग्वेज पढ़िए, द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। 4 इसमें मेटल दे रखे हैं। द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ 4 मेटल आर गिवन बिलो। 4 मेटल दे रखे हैं, चारों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे हैं। आगे पूछ रखा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज। अब सीधा सा फंडा ये है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडेशन की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होगी। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन, भाई पोटेंशियल का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब जो मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है या ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी रखता है, और रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा का मतलब जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है। तो जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा है, और जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो क्या करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो ये कह रहा है द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो लिथियम का ज्यादा दे रखा है 3.045।
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो लिथियम जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 71। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या दे रखा है, आर्नियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए आर्नियस थ्योरी इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन की बात कर रहा है, और जो चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 73 का, चौथा ऑप्शन दे रखा है 2HI गिव्स हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पर ये आयनिक इक्विलिब्रियम को नहीं बता रहा है, ये सिंपल केमिकल इक्विलिब्रियम को बता रहा है। तो आर्नियस थ्योरी जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन की बात कर रही है, जबकि ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। विच ऑफ द जिस किस पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं है तो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 77। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज। अब यहाँ पर मैं आपको सीधे फॉर्मूला बता देता हूँ कि यहाँ पर पूछा क्या है, सेल कांस्टेंट पूछा है। सेल कांस्टेंट जो होता है x इक्वल्स टू कप्पा अपॉन जी, ठीक है। कप्पा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और जी क्या है, सिंपल कंडक्टेंस। ये आपके फॉर्मूला है। अब दोनों की वैल्यू दे रखी है, आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो इससे सॉल्व हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। किसको आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ग्लास इलेक्ट्रोड। ग्लास इलेक्ट्रोड को आप एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड काम में नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन आयनिक एक्टिविटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ दिस। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 80 की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि भाई कैडमियम क्लोराइड है, क्या है, कैडमियम क्लोराइड, ठीक है। द मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ 0.01 m कैडमियम क्लोराइड इज दिस, द मीन आयनिक एक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज। अब यहाँ पर कैडमियम क्लोराइड है और ये आपके आयनाइज कैसे होगा, कैडमियम 2+ +2Cl माइनस, इस तरीके से आयनाइज होगा। और यहाँ पर अब आपके जो है रिलेशन क्या आएगा, A इक्वल्स टू A प्लस माइनस की पावर 3। एक रिलेशन तो ये है। दूसरा रिलेशन ये है कि A जो है वो किसके बराबर आता है, x की पावर x, y की पावर y, और साथ में है गामा प्लस माइनस c, या m भी कह सकते हो कि पावर x प्लस y। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ 0.01 m। तो कंसंट्रेशन जो है वो कितनी देर की, 0.01 m। ये आपको रखनी है 0.01, ठीक है। m इज 0.524। द मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है वो कितना है, 0. द मीन आयनिक एक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो जो एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.524 ये दे रखी है। आपको निकालना क्या है, द मीन आयनिक एक्टिविटी, ए की वैल्यू निकालनी है आपको, ये ए निकालना है। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे, एक्स और वाई क्या है, नंबर ऑफ आयंस होते हैं। तो एक्स और वाई क्या है, यहाँ पर एक एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी और वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन का पार्ट आप कर लेना, ये मैंने आपको बता दिया कौन सा फॉर्मूला काम आएगा और कैसे लगाना है। इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 वाज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ सिल्वर एंड NO3 माइनस वाज फाउंड टू बी। अब ये कह रहा है कि सिल्वर और NO3 की जो स्पीड का रेशियो है वो इस टाइप से दे रखा है। ये हो गया NO3 माइनस और ये गया Ag+, इसका रेशियो दे रखा है 0.916, ये दे रखा है। ये कह रहा है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ सिल्वर एंड NO3 माइनस वाज फाउंड टू बी दिस, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर विल बी। ये कह रहा है कि सिल्वर का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए ट्रांसपोर्ट नंबर का कंसेप्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर का कंसेप्ट ये है कि जो टोटल करंट है उसमें से उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, रेशो कितना है, या टोटल कंडक्टेंस है उसमें उसका रेशो कितना है। तो जो कंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे। अब यहाँ पर इसकी जो स्पीड का रेशो है वो इतना है, इसका मतलब आप इसको देखेंगे तो लगभग 1 के बराबर है, ठीक है, लगभग 1 के बराबर है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर है जो कितना आएगा, तो इसको आप ऐसे समझो कि अगर सिल्वर की स्पीड जो है NO3 दोनों का अगर आप रेशो देखोगे तो 0.916 आ रहा है। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए ट्रांसपोर्ट नंबर के ऑप्शन दे रखे हैं, मैं आपको ऑप्शन से बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। 0.521, दूसरा है 0.425, तीसरा है 0.479 और चौथा है आपके 0.545। अब इसको आप ऐसे समझो कि ट्रांसपोर्ट नंबर जो है वो क्या है, फ्रैक्शन है किसका, कि भाई ट्रांसपोर्ट नंबर जो है कितना आ रहा है, सिल्वर का। अब आप इसको ऐसे समझो कि ऊपर तो सिल्वर का ट्रांसपोर्ट नंबर रखना है आपको और नीचे NO3 माइनस का ट्रांसपोर्ट नंबर रखना है, और दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर का सम 1 होता है। तो अगर मान लीजिए मैं इसका ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 रखता हूँ और इसका भी 0.5 रखता हूँ, तो रेशो कितना आएगा, 1।
अब रेशो 1 नहीं आ रहा, रेशो 1 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। अब सीधा सा कंसेप्ट ये कि अगर मुझे या तो मैं आईडीए से सॉल्व करूं या मैं डायरेक्ट वैल्यू लगा के सॉल्व करूं, तो ऐसे समझो कि सिल्वर का ट्रांसपोर्ट नंबर मैंने कहा कि T+ है, ये सिल्वर का है, और नीचे जो NO3 का माइनस है वो आपके हो जाएगा 1 - T+, ऐसे कर लो आप चाहो तो, इक्वल टू 0.916, इसको सॉल्व कर लो। तो T+ आपको निकालना है, इक्वेशन आपके सामने, सॉल्व कर लीजिए। या फिर आप इसको ऐसे देखिए कि आप सिल्वर की वैल्यू क्या रखेंगे कि ये आ जाए, तो ओवरऑल वैल्यू 1 से कम आ रही है, इसका मतलब ये 0.5 से कम है, तो ये 0.5 से कम है, तो ये कट गया और ये कट गया। अब आप क्या करो, दोनों में से एक वैल्यू चूज करके रखो और नीचे उसकी वैल्यू 1 में से माइनस करके देख लो, और इसको देख लो कौन सा सही आ रहा है। तो या तो ऐसे कर लो या डायरेक्ट सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरीके से आप कर सकते हो, या तो आप आंसर से चेक कर लो या फिर आप इक्वेशन रख के सॉल्व कर लो। कंसेप्ट क्या है कि ट्रांसपोर्ट नंबर का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है, और ट्रांसपोर्ट नंबर जो है वो एक तरह से स्पीड के रेशो के बराबर आप कह सकते हो। तो दोनों का जो रेशो दे रखा है स्पीड का, वो एक तरह से ट्रांसपोर्ट नंबर का रेशो दे रखा है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर का रेशो दे रखा है, तो यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट नंबर प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तो वो आप क्या रखेंगे, 1 - प्लस, ये मैंने रख दिया, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आंसर जो है आपका आ जाएगा ये। तो अगर आपको क्रॉस चेक करना तो आप क्या करो कि सिल्वर की जगह रखो 0.479 और नीचे रखो 1 - 0.479, ये किसके बराबर आना चाहिए, 0.916 के बराबर। अगर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो दूसरा चेक कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 हो गया आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दे रखा है 84 दे रखा है द सेल। अब देखिए 84 क्वेश्चन जो है ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि एज ए एग्जाम्पल है। 84 लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर में दे रखा है जिंक, H2SO4 और कॉपर। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल पढ़ाए थे। रिवर्सिबल सेल वो होते हैं जो दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन शो करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो जो रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अगर इरिवर्सिबल सेल की अगर हम बात करेंगे तो रिएक्शन जो है वो डिफरेंट हो जाती है, वो रिएक्शन का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर नॉर्मल रिएक्शन हो रही है कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अगर आप एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो रिवर्स रिएक्शन नहीं होगी, सीधा सीधा क्या होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन रिवर्स नहीं हो रही है, नई रिएक्शन हो रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इरिवर्सिबल सेल का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, इरिवर्सिबल सेल का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 87, इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दे रखा है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ दिस। अब देखिए लगभग सेम क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ सिल्वर और NO3 वाज डिटरमाइंड। तो ये कह रहा है कि भाई Ag+ की और NO3- का जो रेशो है स्पीड का वो कितना आ रहा है, 0.92 आ रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है फाइंड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ NO3-। अब इसको आप NO3- को निकालना है आपको, तो NO3- का निकालना है, तो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, NO3- अपॉन Ag+ इक्वल्स टू 1/0.92। अब NO3- का ट्रांसपोर्ट नंबर मुझे निकालना है, जो कि मैंने क्या कह दिया, x से मान लो, तो Ag+ का क्या हो जाएगा 1 - x, और ये किसके बराबर 1.0.92 के बराबर है। इसको आप सॉल्व करो और x की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है इसका आंसर है 0.52। इसका आंसर कितना है, 0.52। अब ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि अगर आपके वैल्यू, इस चीज़ से मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखिए एक तो ऐसे तरीका है, x से सॉल्व कर लीजिए, एक आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि अगर वैल्यू 1 से कम आ रही है तो उसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू कम है और नीचे वाली ज़्यादा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों 0.5 होंगे तो वैल्यू 1 आएगी। अब ये वैल्यू 1 से कम आ रही है, इसका मतलब ये वैल्यू 0.5 से कम है और ये वैल्यू 0.5 से ज़्यादा है। तो जो 4 ऑप्शन है उसमें 0.5 से ज़्यादा जो है 3 ऑप्शन दे रखे हैं। एक देखिए मैं लिख देता हूँ सारे ऑप्शन, 0.92, 0.46, 0.52 और दे रखा है 1.84। तो 1.84 तो किसी हालत में हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। इसके अलावा ये कम है और ये बहुत ज़्यादा है, आंसर ये हो जाएगा 0.52। अब आप क्या करेंगे, 0.52 है तो नीचे 0.52 आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 0.48 आ जाएगा, उसको सॉल्व करके देखो 0.92 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 87। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 88, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी टेकन इक्विवेलेंट डाइल्यूशन। तो देखिए ये कह रहा है कि भाई सिंपल आप जो लैम्डा होती है उसको लैम्डा इनफाइनाइट के बराबर कम ले सकते हो। तो ये अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको कॉल्ड्रस लॉ की एप्लीकेशन बताई थी और उसमें कहा था कि जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उनके लिए ये कंडीशन फॉलो होती है, एप्लीकेशन ऑफ कॉल्ड्रस लॉ में पढ़ाया था। तो वहाँ पर आप जब ऑप्शन देखेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि जितने भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है वो आपसे पूछेगा और वो आपको इस कंसेप्ट से या तो वैसे पूछेगा या इनडायरेक्टली पूछेगा। तो इसका आंसर है बेरियम सल्फेट। ये मैंने आपको लिखवा भी रखे कि कौन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा बेरियम सल्फेट।
आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 88 हो गया आपके, क्वेश्चन नंबर 90 दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 क्या दे रखा है, द रिलेशनशिप। अब देखिए ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है। फॉर्मूला और रिलेशन क्या होता है, लैम्डा नीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नीटा। इसका मतलब ये है कि जो कंडक्टेंस होती है वो जो सॉल्यूशन होता है उसके जो सॉल्वेंट होता है उसकी विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर विस्कोसिटी सॉल्यूशन की या सॉल्वेंट की ज़्यादा होगी तो जो आयन की जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगी, और मूवमेंट की स्पीड कम हो जाएगी तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रिलेशन क्या होता है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नीटा। तो ये इसको वॉल्डन रिलेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वॉल्डन रिलेशन या वॉल्डन लॉ कहते हैं। ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। नहीं बताया तो अभी बताता हूँ। वॉल्डन रिलेशन के नाम से इसको जानते हैं। सीधा सीधा मतलब क्या है कि अगर आप सॉल्वेंट की विस्कोसिटी बढ़ाएंगे तो जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 90। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विल नॉट यील्ड अ लीनियर प्लॉट बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्क्वायर रूट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन किस में नहीं आएगी। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि स्ट्रेट लाइन किसकी आती है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और स्ट्रेट लाइन किसकी नहीं आती है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब चार ऑप्शन देख लेते हैं। चार ऑप्शन है KNO3, इसके बाद है NaCl, इसके बाद है HCl, और इसके बाद है HF। तो इन चारों में अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि HF जो है वो वीक है। तो इसलिए HF का जो प्लॉट है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 95। क्या दे रखा है, 100 ml ऑफ अ 1 m सॉल्यूशन ऑफ KCl इज मिक्सड विद 100 ml ऑफ 1 m सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द मिक्सचर इज। अब देखिए आयनिक स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ समीशन CZ²। ये फॉर्मूला होता है। C क्या है, कंसंट्रेशन, और Z क्या है, चार्ज, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, और Z क्या है, चार्ज ऑफ आयन। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले तो आपको आयंस की कंसंट्रेशन निकालनी है और कौन कौन से आयन प्रेजेंट है वो देखना है। तो यहाँ पर एक तो KCl दे रखा है और एक बेरियम क्लोराइड दे रखा है। KCl का भी 100 ml वॉल्यूम है और बेरियम क्लोराइड का भी 100 ml वॉल्यूम है। KCl की भी कंसंट्रेशन 1 m है और बेरियम क्लोराइड की भी कंसंट्रेशन 1 m है। तो जब ये दोनों मिक्स करेंगे तो देखिए फाइन, अब देखिए मेन बात क्या है कि इसका वॉल्यूम 100 ml है, इसका वॉल्यूम 100 ml है। तो जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम हो गया 200 ml। कितना हो गया, 200 ml। तो यहाँ पर ये जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है 200 ml। कैसे कि KCl जो थे, पोटेशियम आयन जो थे वो 100 ml में थे, अब कितने में, 200 ml में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन थी, अगर मैं केवल इसी की बात करता तो 1 m होती, क्योंकि एक आयन दे रहा है, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गया तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 1/2 m। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ बेरियम की, तो बेरियम की कंसंट्रेशन 1 m होती अगर 100 ml सॉल्यूशन होता तो, लेकिन वॉल्यूम डबल हो गया तो ये क्या 1/2 m। अब यहाँ पर क्लोरीन की बात करें तो टोटल क्लोरीन कितने, 3 है। तो अगर 100 ml ही सॉल्यूशन रहता तो 3 m हो जाती, लेकिन क्योंकि 200 है तो 3/2 m हो जाएगी। तो ये इनकी हो गई कंसंट्रेशन। चार्ज आपको दिख ही रहा है कि किस पे कितना चार्ज है। अब ये फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर लीजिए। तो जब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हाफ बार हो गया ब्रैकेट CZ²। अगर मैं बात करूँ पोटेशियम की, तो पोटेशियम की कंसंट्रेशन कितनी है, 1/2, और Z कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस हो जाएगा CZ²। बेरियम की बात करें तो हाफ कंसंट्रेशन C हो गई, Z², इसके लिए चार्ज कितना है 2, तो +2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्लोरीन के लिए CZ², तो क्लोरीन की कंसंट्रेशन कितनी है 3/2, और चार्ज कितना है -1 का स्क्वायर। ये आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया 1/2 इंटू 2 इंटू ये हो गया 1 का स्क्वायर और ये 1/2, तो ये 1/2 हो गया, प्लस 1/2 और ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 2 हो जाएगा, प्लस 3/2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3/2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 1/2 ये तो इसके बाहर है, ठीक है, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ। अब ये आप 1/2 और 3/2 इसका करेंगे 2 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 2। ये कैलकुलेशन का पार्ट है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आयनिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है। अब देखिए RPSC ने क्या है लेवल बढ़ा दिया है, तो वो थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चन भी पूछ रही है। जैसे लिमिटिंग कंडक्टेंस के जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है वो भी पूछ रखे हैं, आयनिक स्ट्रेंथ भी पूछ रखा है, पहले नहीं पूछती थी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है, द स्टैंडर्ड EMF ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ये कह रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, ठीक है। स्टैंडर्ड EMF ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हैविंग गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज दिस। अब देखिए गिब्स फ्री एनर्जी इसने दे रखी है, ΔG की वैल्यू दे रखी है -23719,
जूल पर मोल, और ये पूछ रहा है स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ पूछ रहा है ये, ईएमएफ कितना होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना होगा, और गिब्स फ्री एनर्जी दे रखी है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, डेल जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई, ये फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे। एफ कांस्टेंट है ही, एन की वैल्यू यहाँ पर 2 लेनी है आपको, ठीक है, और डेल जी की वैल्यू दे रखी है, तो ये फॉर्मूला आप पुट करेंगे तो आपकी ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रॉब्लम थी ये सारी मैंने सॉल्व कर दी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।